हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने 5 वीडियोज ऑलरेडी डिस्कस करके रखी हुई हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर जियोग्राफी क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द समर सोल्स्टाइस फॉल्स। तो निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रीष्मकालीन अयनांत, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं, तो वो आती है या फिर वो पड़ती है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है समर सोल्स्टाइस। अब पिछली ही वीडियो में जो हमने ज्योग्राफी की पार्ट नंबर 5 जो है तो डिस्कस की हुई थी, वहां पर मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में आपको करवाया हुआ था। अब वहां पर तो हमने कुछ अदर फॉर्म में इस क्वेश्चन को देखा था, यहाँ पर मैं क्वेश्चन की ही फॉर्म में यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेकर के आ चुका हूँ। तो वो आपको पता होना चाहिए कि समर सोल्स्टाइस ये कब होता है, यानी कि ग्रीष्मकालीन अयनात कब होता है। तो ये होता है 21 जून की तारीख को। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से पॉइंट्स एग्जाम में बनते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पता चल गया समर सोल्स्टाइस है, ये कब होता है, तो ये होता है जून 21 को। और एक आपसे पूछा जाता है शीतकालीन अयनांत, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, ये कब होता है, तो ये होता है 22 दिसंबर की तारीख को। तो 2 पॉइंट आपको पता चल गए। एक तो समर सोल्स्टाइस जो कि जून की 21 तारीख को होता है, और एक शीतकालीन अयनांत जिसको हम विंटर सोल्स्टाइस बोलते हैं, तो ये होता है 22 दिसंबर की तारीख को। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या बने हुए थे, आप ही के हमीरपुर बोर्ड में एक क्वेश्चन बना हुआ था कि सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है। अब देखो, सूर्य से जब भी पृथ्वी की निकटतम दूरी होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। तो सूर्य से जब भी पृथ्वी की निकटतम दूरी होगी तो उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। और ये दूरी होती कब है, डेट आपसे पूछी जाती है, तो ये होती है 3 जनवरी की तारीख को। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, और अधिकतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एपहेलियन। और ये कब होती है, तो ये होती है 4 जुलाई की तारीख को। तो 2 पॉइंट आपके यहाँ पर भी क्लियर हो गए। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है, और इसी को ही हम जो तो पेरीहेलियन बोलते हैं, तो ये होती है 3 जनवरी की तारीख को। और दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है, और इसी को ही हम एपहेलियन बोलते हैं, तो ये होती है 4 जुलाई की तारीख को। 2 पॉइंट आपके ये भी क्लियर हो गए। 2 पॉइंट आपके और मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इनको देखो आपको नोट करना ही करना है। एक देखो आपसे पूछा जाता है वसंत विषुव, और एक आपसे पूछा जाता है शरद विषुव। अब ये जो वसंत विषुव है, इसी को हम वर्नल या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। ये कब होता है, तो ये होता है 21 मार्च की तारीख को। ये आपको पता चल गया। अब ये जो शरद विषुव है, इसी को हम ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं, और ये कब होता है, तो ये होता है 23 सितंबर की तारीख को। ये जो सारी की सारी डेट्स मैंने आपको बताई, टोटल मैंने आपको 6 पॉइंट्स यहाँ पर बताए हैं। ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जब भी मैं आपसे इन यहाँ पर क्वेश्चन पूछूंगा तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। यहाँ पर हम देख रहे थे कि किस तारीख को समर सोल्स्टाइस मनाया जाता है, तो जून 21 को मनाया जाता है। अभी हाल फिलहाल हमने जो तो क्या मनाया जून 21 को, तो वो हमने मनाया इंटरनेशनल योगा डे। ये आप सभी को पता होगा कि योगा डे यानी कि इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो हम मनाते हैं 21 तारीख की 21 जून को। ये आपको पता चल गया। अब इसकी थीम क्या थी, इस बार इसकी थीम क्या थी, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बार इसकी थीम थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। मैंने आपको क्या बताया, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहली बार हमने योगा दिवस जो है तो कब मनाया था, 2015 में मनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैकमोहन लाइन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है। तो मैकमोहन रेखा कौन कौन से देशों के मध्य में है, तो ऑब्वियसली किन किन देशों के मध्य में है, इंडिया और चाइना के मध्य में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपसे पूछा जाता है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य में है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान
के मध्य में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह आपसे पूछा जाता है डुरंड रेखा, तो डुरंड लाइन यह किन-किन देशों के मध्य में है? तो यह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसी तरह देखो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपसे पूछा जाता है 38th डिग्री पैरेलल लाइन और एक आपसे पूछी जाती है 49th डिग्री पैरेलल लाइन। तो जब भी आपसे पूछेंगे 38th पैरेलल लाइन यह किन-किन देशों के मध्य में है? तो यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मध्य में है। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? तो वो है 38th पैरेलल। उसी तरह 49th पैरेलल लाइन यह किस-किस को अलग करती है? तो यह यूएसए और कनाडा को अलग करती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ से आपके 3-4 पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हो गए। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि आपसे पूछा जाता है मैनरहाइम रेखा, तो मैनरहाइम रेखा यह किस-किस देशों को अलग करती है? तो यह एक तो रूस को अलग करती है और एक फिनलैंड को अलग करती है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसी तरह हिंडनबर्ग रेखा ये किस-किस देशों को अलग करती है? तो हिंडनबर्ग रेखा यह जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। मैंने आपको क्या बताया? एक तो मैंने आपको बताया मैनरहाइम रेखा जो कि रूस को फिनलैंड से अलग करती है और एक मैंने आपको बताई हिंडनबर्ग रेखा जो कि जर्मनी को पोलैंड से अलग करती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर हमने जो भी इम्पोर्टेंट देश देखे उनकी इम्पोर्टेंट कैपिटल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जर्मनी हमने देखा, जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो वो है बर्लिन। पोलैंड की कैपिटल क्या है? तो वो है वार्सा। उसी तरह हमने देखा रूस, रसिया, तो रशिया की कैपिटल क्या है? तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। उसी तरह हमने देखा था फिनलैंड, तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो वो है हेलसिंकी। उसी तरह हमने यूएसए देखा था, यूएसए की कैपिटल क्या है? तो वो है वॉशिंगटन डीसी। उसी तरह हमने कनाडा देखा था, कनाडा की कैपिटल क्या है? तो वो है ओटावा। और हाँ, हमने देखा था एक तो देखा था नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। अच्छा, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? तो वो है सियोल। अच्छा, ये जो नॉर्थ कोरिया है इसकी कैपिटल क्या है? और यहाँ पर जो राष्ट्रपति आप बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, या फिर यहाँ का जो तानाशाह है उसका क्या नाम है? ये दो चीजें आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह है उसका नाम आप नीचे मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून की तारीख को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि किस तरीके से वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है तो 5 जून को मनाया जाता है। तो एक संस्था का नाम आप सभी ने सुना होगा, यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये देखो क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई। इसीलिए हर साल हम जो है तो 5 जून को क्या मनाते हैं? तो वो मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट था। अच्छा, ये जो यूएनईपी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो भी आपसे पूछा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है केन्या की कैपिटल नायरोबी में। कहाँ पर है? केन्या की कैपिटल नायरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इस बार हमने जो तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया था 5 जून की तारीख को। तो इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इस बार इसकी थीम थी लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेजिलियंस। ये आपको थीम भी ध्यान में रखनी है। यहाँ पर जून महीने की बात आई है, तो जून महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो कि बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। तो वर्ल्ड मिल्क डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 जून को। ये आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जून की तारीख को। बाकी हमने देख लिया 5 जून को जो है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। थोड़ी देर पहले ही हमने जो है तो 21 जून देखा था। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, वो भी आपको पता चल गया। उसी तरह ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? तो ओलंपिक दिवस जो है तो 23 जून को मनाया जाता है। ये भी आप सभी ने ध्यान में रखना है। उसी तरह हमारे इंडिया में नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून की तारीख को और ये पीसी महाल नोबिस की याद में मनाया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट डेज जून महीने के हमने देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में यह पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ऑक्यूपाइज। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसका क्षेत्रफल इस प्रकार है। तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले तो आपको यही एक पॉइंट यहाँ पर पता चल गया कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज और इसका क्षेत्रफल
पूरे के पूरे वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो देखो आपसे पूछा गया है। तो वो कितना है, तो वो है 2.4%। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से फैक्ट बनते हैं। पहले तो आपको यही पता चल गया कि भारत विश्व में 7वां जो है तो सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। तो आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी दुनिया में सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा देश कौन सा है, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, इसी तरह 7वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे के पूरे दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है एरिया वाइज, तो वो कौन सा है, तो वो है रशिया। रशिया के बाद किसका नंबर आता है, दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो है कनाडा। कनाडा के बाद है चाइना। चाइना के बाद है यूएसए। और यूएसए के बाद कौन सा है, तो यूएसए के बाद है ब्राजील। और ब्राजील के बाद कौन सा है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद है हमारा इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज, ये आपको पता चल गया। अब हर एक इंडियन को, हर एक भारतीय को भारत का देखो एरिया पता होना चाहिए। हमारे इंडिया का एरिया कितना है, तो वो कितना है, तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके देखो हमीरपुर बोर्ड में ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना बड़ा है। ये देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए देखो आपको पहले भारत का एरिया पता होना चाहिए, उसी के साथ आपको पाकिस्तान का भी एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भारत का एरिया तो हमने देख लिया। अब देखते हैं पाकिस्तान का एरिया कितना है। तो पाकिस्तान का एरिया है 8,81,640 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको पता चल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारत का एरिया पाकिस्तान के एरिया से कितना गुना बड़ा है। तो अप्रॉक्स हम मान के चलते हैं भारत का एरिया कितना है, तो अप्रॉक्स अगर हम माने तो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर हम देख लेते हैं। और पाकिस्तान का एरिया हम अप्रॉक्स मान लेते हैं 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ये हमने मान लिया। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 चौके 32, यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का जो एरिया है वो पाकिस्तान के एरिया से 4 गुना बड़ा है। ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको बता दिया। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमारी वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेयर नहीं किया है तो जरूर से हमारी वीडियो को शेयर कर दें। और हाँ, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लिग्नाइट इज ए टाइप ऑफ। तो लिग्नाइट एक प्रकार है। तो लिग्नाइट देखो किसका प्रकार है, क्या यह लोहे का प्रकार है, स्टील का प्रकार है, कोयले का प्रकार है, या फिर गोल्ड यानी कि सोने का प्रकार है। तो लिग्नाइट की जब भी बात आएगी तो यह कोयले का एक प्रकार है। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर किसकी बात आई है, तो यहाँ पर कोयले की बात आई है। तो कोयले से बहुत से क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं, उनको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे भारत में कोयले की मुख्यतः कितनी किस्में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं 4 किस्में। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, कितनी किस्में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं 4 किस्में। अब वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आती है एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, यानी कि एंथ्रेसाइट कोयला। अब एंथ्रेसाइट कोयला, इससे भी कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला कौन सा है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो वो है एंथ्रेसाइट कोयला। और अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला कहाँ पर मिलता है, तो ये मिलता है जम्मू कश्मीर के कारगिल एरिया में। और जो भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा ये हर एक पॉइंट आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला है, और यह हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर के कारगिल एरिया में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो वो आता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। अब यह बिटुमिनस प्रकार का कोयला सेकंड नंबर पर है, पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और यह भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तो कोयला है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कोयले का प्रकार कौन सा है, तो वह है बिटुमिनस प्रकार का कोयला, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भारत में पाया कहाँ पर जाता है, तो ये पाया जाता है भारत के पूर्वी एरिया में, ये भी आपको पता चल गया। तीसरे नंबर पर पाया जाता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला, जो कि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लिग्नाइट प्रकार का कोयला ये कहाँ पर पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड में ही पूछा गया है। तो ये पाया जाता है तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में। मैंने आपको क्या बताया, तमिलनाडु के नैवेली क्षेत्र में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, और ये आपके हमीरपुर बोर्ड में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और चौथे नंबर पर आता है पीट प्रकार का कोयला।
अब ये जो पीट प्रकार का कोयला है, यह सबसे घटिया कोयले का प्रकार होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यह दलदली एरिया में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। तो कोयले से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। जो भी क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में शुरू किया गया था। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एग्जैक्ट डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है। हर एक बच्चे को ये पता है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। आपको जो है तो पूरी की पूरी डेट ध्यान में रखनी है। 1 अप्रैल 1973 को जो है तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो इंदिरा गांधी उस समय हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। ये भी आपको पता चल गया। अब जब जो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था तो इसके पहले डायरेक्टर किन को बनाया गया था? तो इसके पहले डायरेक्टर कैलाश सांखला को बनाया गया था। और अच्छा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया हम किन को बोलते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी हम कैलाश सांखला को ही बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा टाइगर कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन जो है तो बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। हर एक बच्चे को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जिस तरह आपसे ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, उसी तरह आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1992। ये डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है। आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल इसको कब शुरू किया गया था? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाओ, बुक्स खोलो, सर्च करो, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम? तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में क्या अंतर है? तो वो आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बार बार जो है तो बताया हुआ है, जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि आईएसटी, इन दोनों के मध्य में कितना अंतर है? तो इन दोनों के मध्य में 5.5 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैंने आपको क्या बताया? जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मेन टाइम। तो ग्रीनविच मेन टाइम यह किस जगह पर यह स्थान है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर है? तो ये है इंग्लैंड में। ये आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर है? तो ये है इंग्लैंड में। यानी कि जीएमटी को यहाँ से जो है तो आइडेंटिफाई किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? यूके के इंग्लैंड से। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान के चलो ये है इंग्लैंड और ये है हमारा इंडिया यानी कि भारत। तो इंग्लैंड में अगर रात के 12 बज रहे होंगे, पूरे के पूरे 12 बज रहे होंगे, तो भारत में उस समय जो है तो क्या समय होगा? तो मैंने आपको अभी क्या बताया कि आईएसटी यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम, इनके बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है। तो अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे तो आप प्लस करोगे 5.5, तो टाइम यहाँ पर इंडिया में क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 5.5, यानी कि 5 बज कर के 30 मिनट हमारे इंडिया में हो रहे होंगे दिन के, यानी कि सुबह के। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रीनविच मीन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनसे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का मानक समय कितना है? तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री। और ये है कहाँ पर? आपसे देखो जगह भी पूछी जाती है। तो भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ता है। ये आपको पता चल गया। अब यहीं से एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि भारत का जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरती है और इनका सीक्वेंस मैं आपको बहुत बार जो है तो बताता रहता हूँ। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उनका सीक्वेंस है जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ के बाद यह उड़ीसा से गुजरती है और उड़ीसा के बाद यह आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा जो है तो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 5 राज्यों का सीक्वेंस है जो कि आपसे बार बार जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेन गंगा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। तो वेन गंगा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो वो किसकी है? तो वो है गोदावरी नदी की। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब गोदावरी नदी की यहाँ पे बात आई है तो गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले की
त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। गोदावरी नदी की टोटल लेंथ कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो 1465 किलोमीटर टोटल जो है तो गोदावरी नदी की लेंथ है, ये आपको पता चल गया। गोदावरी नदी की कुछ एक सहायक नदियां मैं आपको बताता हूँ जो कि आपने ध्यान में रखनी है। एक तो आपको पता चल गई वेनगंगा, उसी के साथ आपको इंद्रावती भी ध्यान में रखनी है, प्रणहिता हो गई, मंजीरा हो गई, पूर्णा हो गई, सबरी हो गई और एक प्रवर हो गई। तो ये सारी की सारी गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है या फिर दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा भी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, गंगा नदी, गंगा नदी का उद्गम देखो कहाँ से होता है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और गंगा नदी टोटल, गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। और गंगा नदी कहाँ पर अपना जल गिराती है? क्या यह हिंद महासागर में अपना जल गिराती है या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर एक बच्चे को आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वर्ड सुनामी बिलोंग्स टू, तो सुनामी शब्द का संबंध कहाँ से है? क्या यह चीनी भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है या फिर जापानी भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है तो एक जापानीज यानी कि जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टार लाइनर आप इस क्वेश्चन को कर लो। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार जो है तो एग्जाम में बन जाते हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आपके एक सेंट्रल लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया था, बट आपको मैं बताता हूँ। आपसे पूछा गया था सिंपल कि भारत में भयानक सुनामी जो है तो कब और कहाँ पर आई थी, ये आपसे पूछा गया था। बट सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछा गया था तो थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि भारत में 9.1 मैग्नीट्यूड यानी कि भारत में 9.1 तीव्रता के भूकंप के कारण सबसे भयानक सुनामी कब और कहाँ पर आई थी? तो कब और कहाँ पर आई थी? तो ये आई थी 2004 में। और कहाँ पर आई थी? तो ये आई थी हिंद महासागर में। ये 2 पॉइंट देखो आपको ध्यान में रखने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सेंट्रल लेवल में पूछे जा चुके हैं, वो बनने की संभावना है, तो वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। हर एक क्वेश्चन के लिए देखो आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोनप्पा, डफला, अबोर, मिशमी, निशी एंड नागाज आर द प्रोमिनेंट ट्राइबल कम्युनिटीज फाउंड इन। तो मोनप्पा हो गई, डफला, अबोर, मिशमी, निशी और नागा प्रमुख आदिवासी समुदाय हैं जो निम्नलिखित स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो है तो जनजातियां हैं जो कि कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ एक जनजातियां हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक देखो आपसे पूछी जाती है भोटिया जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? और एक आपसे पूछी जाती है जौनसारी जनजाति। तो भोटिया हो गई और जौनसारी हो गई, तो ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उत्तराखंड स्टेट में। ये आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वह है भील जनजाति। उसी तरह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है, तो वह है गोंड जनजाति। ये भी आपको पता चल गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुछ एक जनजातियां आपसे बार बार जो है तो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिनमें एक तो जारवा जनजाति, एक सेंटलीज जनजाति और एक शैम्पेन जनजाति। ये 3 जातियां बहुत बार जो है तो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि आपको पता होनी चाहिए। उसी तरह राजस्थान भी की भी कुछ एक जनजातियां हैं, जैसे कि मीणा जनजाति हो गई, गडासिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं राजस्थान में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा 2 जनजातियां। एक आपसे पूछी जाती है लेपचा जनजाति, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। और कोरकू जनजाति, जो कि बहुत बार जो है तो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछी जा रही है, तो संभावना है, इसकी मैं संभावना मानता हूँ कि ये जो कोरकू जनजाति है ये आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी। तो ये कोरकू जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल लेवल में पूछा जाता है गद्दी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये तो आई थिंक सभी को पता होगा। गद्दी जनजाति हमारे हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, एरुला जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी स्टेट में पाई जाती है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।